नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्णों की संख्या को लेकर। वर्णों की अधिकतम संख्या थी 52 और वर्णों की मानक वर्णों की संख्या थी 44। अब यहाँ लाके छोड़ा था वर्णों की कुल संख्या, अधिकतम संख्या को लेकर। तो वर्णों की जो अधिकतम संख्या होती है उनमें से मानक वर्णों की संख्या वो 11 और ये 33 जो ये मानक वर्ण है, ये कुल मिला के मानक वर्णों की संख्या हो गई आपके 44। अब 44 से लेकर जो आपके 52 तक वर्णों की संख्या होती है, जो 8 वर्ण है उनके बारे में अब आगे चर्चा होगी। तो पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये 11 जो स्वर होते हैं, ये बताया था पिछले वीडियो में कि री हिंदी वर्णमाला का 7वां स्वर है या 7वां वर्ण है। इसके बाद में 5 क वर्ग के, 5 च वर्ग के, ट 5, त के 5, प के 5, ये कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होता है, इनकी जो वर्णों की संख्या हो गई कुल 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद में 4 होते हैं अंतस्थ य र ल व। उसके बाद में 4 होते हैं स और है। अब जो 25 जो वर्ण होते हैं क से लेकर और आपके मैं तक के वर्ण, इनको कहा जाता है आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा इनका नाम है वर्गीय व्यंजन। अब इनको वर्गीय व्यंजन कहने का, पहले स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय क से लेकर मैं तक के वर्ण हमारे मुख में कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं। और इनको ये जो वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो आकृति होती है ये वर्ग के समान होती है। जैसे यहाँ से गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो कैसे लेकर मैं तक के वर्णों की आकृति वर्ग के समान होने के कारण इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? जैसे एक वर्ग में 5 होती है तो 5 वर्ग में कुल संख्या हो गई 25। तो वर्गीय व्यंजनों की या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। और ये आपके क्वेश्चन आया था महिला सुपरवाइजर में कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी हो गई? 25। इसके बाद के जो व्यंजन होते हैं वो आते हैं य, र, ल और व। 4 वर्ण होते हैं य, र, ल। इनको कहते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ये जो 4 वर्ण है अंतस्थ, इनको कहते हैं अर्धस्वर और इनको कहते हैं संघर्षहीन। कितने हो गए? अंतस्थ कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं या संघर्षहीन कहते हैं, एक ही बात है। क्योंकि अंत यानी बीच में, स्थ का मतलब स्थित है, यानी स्वरों और व्यंजनों की बीच की स्थिति में है। न तो ये पूरे स्वर है और न ही पूरे व्यंजन है, अर्थात आधे स्वर है। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या हो गया? अर्धस्वर। और इनके उच्चारण में उतना संघर्ष नहीं लगता जितने अन्य वर्णों में लगता है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षहीन। तो यहाँ आप देखेंगे अंतस्थ, अर्धस्वर और संघर्षहीन, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 4। ये र, ल और व। लेकिन इनका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है कि मुख्य अर्धस्वर है, मुख्य अर्धस्वर है ये और र, ल और व। तीसरा ऑप्शन र और ल और चौथा विकल्प ये और व। अब चारों में ये र, ल व, र ल ये व। अब चारों में से मुख्य अर्धस्वर कौन से हैं? तो इन चारों में मुख्य अर्धस्वर होते हैं आपके ये और व। यानी एक तो ये और एक ये व। इनको तो बोलते हैं मुख्य अर्धस्वर, बाकी चारों ही अर्धस्वर तो है। अर्धस्वर चारों ही है। इनको मुख्य अर्धस्वर कहने का कारण ये हमेशा हिंदी वर्णमाला में बना हुआ माना जाता है ई से, र बना हुआ माना जाता है री से, ल बना हुआ जाता है संस्कृत के स्वर द्रि से, और वह बनता है हमेशा ऊ से। तो मुख्य स्वर कौन से हैं? ये दो ही है। इसलिए मुख्य अर्धस्वर इन दो को माना जाता है, ये और वह को। री उच्चरित स्वर है लेकिन लिखित स्वर है लेकिन उच्चरित व्यंजन है, और द्रि का जो ल बनता है वो व्यंजनों में आता है। तो ये र 4 ये हुए। फिर स और है, इनको स है, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ये कुल मिला के आपके वर्ण हो गए 44। अब 44 से लेकर 52 तक के वर्ण कौन कौन से हैं? उनमें पहले 2 आएंगे, ओ औ के बाद में अंग और
44 और इन 44 में अंग और अ दो जोड़ दिए तो हो गए आपके 46, यानी +2 करते ही ये हो गए 46। अंग और अ आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही देखेंगे कि इनको कहा जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। इसके बाद में कौन से दो नए स्वर जुड़ेंगे? इनमें 3 जुड़ेंगे आपके स, त्र और गे। 1, 2 और 3, ये कितने हो गए? 46 में 3 जोड़ने पर 49। अब बाकी बचे 2। ये जो 2 बचे इनका यहाँ देख लेते हैं, 2 बचे होगा कि एक तो होता है ये ढ, एक होता है ये ढ, एक होता है ये ढ, एक होता है ये ढ। अब इन चारों में अंतर है। इस ढ और इस ढ में क्या अंतर है? इस ढ और इस ढ में अंतर। तो यहाँ जो क वर्ग की लाइन में जो ढ लिखते हैं, जैसे आगे बिंदी लगी गई है तो ये ढ है, और यहाँ त वाले वर्ग में जो ढ लिखा गया है वो ये ढ है। यानी जिस ढ के नीचे बिंदु है, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि जिस ढ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये जो 2 ढ और ढ ये मानक वर्णों में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे। इसलिए ढ और ढ इनको कहते हैं उत्सित, या इनका दूसरा नाम होता है आपके ताड़नजात। ढ और ढ उत्सित कह सकते हैं, ताड़नजात कह सकते हैं। अब इनसे अलग क्यों है? क्योंकि ढ और ढ इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। हमेशा शब्द की शुरुआत अगर ढ से होती है, जैसे हमने नाम ढक्कन लिखा है तो बिना बिंदी वाला ढ आता है, अगर बिंदी लगा दी तो ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान रखना, ये बाद में जुड़ गए, इनका प्रयोग सदैव शब्द के शुरुआत में नहीं आते, ये शब्द के कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। जैसे हमने लिख दिया लड़ना तो वहाँ ये लड़ना, ये ढ के नीचे बिंदु है। हमने लिख दिया पढ़ना, ये ढ बीच में आएगा तो यहाँ नीचे बिंदु आ जाएगा। तो इन ढ और ढ से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अगर कभी भी इस ढ से शब्द की शुरुआत होती है तो वो शब्द हमेशा ही गलत माना जाता है। जैसे पटवारी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ एक ऑप्शन में था ढंग, और वही शब्द अशुद्ध हुआ था क्योंकि उस ढ के नीचे बिंदु लगाए हुए थे। देखने में पता नहीं चलता, लेकिन वास्तव में ढ के नीचे बिंदु नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ढ से जहां से भी शुरुआत होगी वह बिना बिंदु वाला ढ आता है। तो 2 हो गए ये ढ और ढ, और कुल मिला के वर्णों की अधिकतम संख्या कहाँ पहुंच गई? 51 तक। अब आखिरी जो वर्ण बचता है उसमें बहुत बार तो ये माना जाता है श्रवण वाला स, तो अगर ये जोड़ दें तो भी 52 होता है। लेकिन कई किताबों में डॉक्टर का जो अंग्रेजी का वर्ण है, जैसे नाम लिखते हैं इंग्लिश में डॉक्टर, ये जो ओ है इसको एक नया स्वर मान लिया गया है, श्रय को नहीं माना गया, इसको माना गया, तो भी अगर इसको न माने तो भी ये 52 होता है। और श्रय के आधार पर विद्यालय का ध, वृद्धि का धी, तो ये शब्द जोड़ के जैसे मैंने बताया था एनसीईआरटी में वर्णों की अधिकतम संख्या 56 तक पहुंचा दी गई है, और ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आज तक जितनी बार क्वेश्चन आया, जितनी बार सही माना गया उत्तर, वर्णों की अधिकतम संख्या 52 ही मानी जाती है। अब यहाँ वर्गीय व्यंजनों की संख्या हो गई यहाँ पे 25, अंतस्थ या अर्धस्वर इनकी संख्या हो गई 4, और उसमें व्यंजनों की संख्या हो गई 4। अब संयुक्त अक्षर बोलते हैं स, त्र, ज्ञ। बाकी अंग और अह। अब क्षत्रज्ञ की एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। बाकी के वर्णों की संख्या को लेकर सारे टॉपिक है वो समाप्त हो गए। फिर वर्णों के भेद का बिंदु बचेगा। अब जो क्वेश्चन एक और क्ष, त्र और ज्ञ से बनता है वो क्वेश्चन देखना। एक तो ये क्ष, एक ये त्र और ये ज्ञ। पहला सवाल यही है कि क्ष किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। अब आपके सामने जैसे पहला विकल्प क प्लस स, दूसरा क प्लस स, तीसरा क प्लस स, और चौथा क प्लस है कर दिया जैसे। तो ये 4 ऑप्शन है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि इस क्ष में कौन सा क है। पहले ऑप्शन तो क सही है, ये क सही हो गया। चारों में क है तो क तो सही है। अब दूसरे में स ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। अब जैसे यहाँ तक पहुंच गए, ये स ये आ गया। अगर स ये मानते हैं तो फिर ये नाम बना क और स, तो फिर क्ष नहीं बना, ये बना कस। अब एक वर्ण आधा रहेगा और एक पूरा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने नाम लिखा है कि रक्त, रे को हटा दिया हमने, शब्द क और त है, इसमें क आधा है और त पूरा, यानी पहला वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है।
तो क और स में भी पहला वर्ण क्या रहता है, आधा रहता है। अब इसका दूसरा जो ऑप्शन देने का आपके तरीका रहता है, इसमें से पूछते हैं ऑप्शन में क और स, फिर आपका ऑप्शन आएगा क प्लस स, फिर ऑप्शन आएगा दोनों में हलंत नहीं रहेंगे, और आखिरी ऑप्शन में दोनों ही हलंत रहेंगे, क प्लस स। क्योंकि जब ये पता चल जाता है कि क के बाद में यही स आता है, तो दूसरी कठिनाई बनती है, तो ये स आता है तो फिर आधा कौन सा वर्ण आता है, ये दोनों आधे आएंगे, दोनों पूरे रहेंगे, आखिर वाला आधा आएगा, यह पहला हलंत रहेगा। तो क्योंकि जैसे कोई भी संयुक्त अक्षर होते हैं उसमें हम चाहे भक्त नाम लिख लें, हम संयुक्त नाम लिख लें, कोई भी नाम लिख लो, हमने जैसे बुद्धि नाम लिखा है तो इसमें भी पहले वाला पूरा है, पहले वाला आधा है फिर पूरा है। तो जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है, तो क और स से मिलकर बना आपका क्ष। इसी तरह से त्र, अब त्र में पता चल रहा है कि क्योंकि स तो 3 थे लेकिन त्र में र एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। त प्लस र पहला ऑप्शन, दूसरा त प्लस र, सेम ऑप्शन रहेंगे त प्लस र और त प्लस र, कंफ्यूजन वही रहेगा, दोनों को छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। ठीक, दोनों को हलंत, आखिर वाला हलंत, दोनों हलंत नहीं, दोनों हलंत। अगर दोनों हलंत नहीं तो फिर नाम बना तर, इसमें करेंगे तो तय पूरा और र आधा रहेगा, ये दोनों रहेंगे तो फिर दोनों आधे रहेंगे। लेकिन यहाँ ये तय और इस तय के नीचे लिखा गया है ये र, तो ये सब बना है त्र। तो पहला वर्ड इसमें भी तय और र सही होगा। इसी तरह गे, गे में ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसको बोलते हैं गे है लेकिन इसका उच्चारण गे नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है जे, इस जे की तरह। इसमें भी एक तो ये ध्यान रखना जे और ये, ज्यादातर ऑप्शन में जैसे आप ज्यादा लंबी देखने की जरूरत नहीं है, इसको कभी भी सही नहीं करना कि ग और ये मिलके गे बने। सीधा ग नहीं होता, ग की जगह ज होता है, फिर ये नहीं होता, ये की जगह ये होता है, और पहला वर्ण आधा रहेगा। अब देखो तीनों को एक साथ देख सकते हैं आप कि क्ष त्र गे, तीनों वर्णों को क्ष किन दो वर्णों से मिलकर बना है, क और स, त्र त और र, ज और ज और ये। इसी तरह से चौथा संयुक्त अक्षर दे दे आपको श्र, तो श्र में स और र, तो वहां पर भी ये स और र। अब आधा कौन सा रहेगा, आधा रहेगा पहला वर्ण स और र। अब एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया, जैसे आपको सीधा दे दिया क्ष त्र गे, इनमें से कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं है, तो क्ष में ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और यहाँ कर देंगे आपको ये, और ये चारों दे देंगे, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो फिर कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये नहीं है। या फिर आपको यहाँ पे ग दे देंगे और फिर यहाँ पे ये दे देंगे, तो इनका सही रूप हमेशा क्या रखना है, ज और ये। तो इस तरह से आपका ये सही होगा। लेकिन यहाँ तक ये पूरा नहीं हुआ, इसमें भी एक दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि क्ष त्र गे और श्र, यहाँ तक तो इनका उच्चारण यही हुआ, लेकिन इसके बाद में यदि इन्हीं को हलंत कर दिया जाए, इन्हीं को, तो फिर क्या अंतर पड़ा। फिर अंतर ये पड़ा कि पहले जो आधा था वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे, अब आखिरी वर्ण भी आधा हो गया। अगर क्ष त्र गे तीनों हलंत है तो फिर दोनों को हलंत करना है, अगर हलंत नहीं है तो इनका क्रमशः पहला पहला वर्ण हलंत रहेगा, तीनों का हलंत हट जाएगा। ये आपके बहुत बार पूछ लिया जाता है, कभी कभार क्ष त्र गे को हलंत नहीं करते हैं तो क्रमशः पहला वर्ण आधा रह जाएगा, यदि क्ष त्र गे को भी हलंत कर दिया तो क्रमशः आपको दूसरा वर्ण भी आधा करना होता है, क्योंकि संस्कृत में ये ऐसा व्याकरण में होता है। जैसे आपको रीट में ये सवाल पूछा गया था कि ये जो आपके यरलव की हम बात कर रहे थे कि यरलव अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यरलव अर्धस्वर होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो रीट में सवाल था कि संस्कृत के अंदर कि अंतस्थ व्यंजनम क्रमम अस्ति, अंतस्थ व्यंजनों का क्रम, ये क्वेश्चन था। उत्तर था, पहला ऑप्शन था यरलवम, दूसरा ऑप्शन था यवरलवम, तीसरा ऑप्शन था वयरलम, और चौथा ऑप्शन था यवरलम। मैं तो सारों में लगा, संस्कृत में लगते हैं, आखिर में मैं अनुसार लगता है। तो अंतस्थ व्यंजनम क्रमम अस्ति, अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या होता है। अब हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो अंतस्थ व्यंजनों का क्रम होता है यरलम, तो उत्तर ये सही होता है। लेकिन संस्कृत के अनुसार इनका क्रम होता है यवरल, तो अंतस्थ व्यंजनम क्रमम अस्ति, तो यवरलम न कि यरलवम। हिंदी में यरलव है और संस्कृत में यवरलम।
क्योंकि ये स्वर अपने हिसाब से चलेंगे। ये ई से बना हुआ है, वह ऊ से बना हुआ है, ये री से बना हुआ है और यह द्री से बना हुआ है। तो ए आ ई ऊ री द्री स्वर इसी तरह चलते हैं। तो ठीक इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन भी इसी तरह चलते हैं, क्योंकि ये आदि इनमें स्वर होते हैं। तो ये हमारे वर्णों की पूरी अधिकतम 52 वर्णों की संख्या हो गई। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत डीपली जाके हम पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो फिर हमें दूसरी बार हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।